जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने परिवार गांव की पाठशाला में। आज के इस वीडियो के माध्यम से फ्रेंड्स हम लोग जो पढ़ने वाले हैं तो साइंस की एक महत्वपूर्ण टॉपिक, यानी जहां से बहुत सारे एग्जामों में आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो ऊतकों से संबंधित। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं प्लांट टिश्यूज के बारे में। तो शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स। इससे पहले बता दें कि यदि आपने पहला वीडियो जो भी आपको देखे होंगे कि साइटोलॉजी से संबंधित था, यानी जितने भी कोशिकांग हैं उनके कार्य हैं, परासरण हो या विसरण हो, इससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण पॉइंट्स फैक्ट्स को हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कशन किया है। आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा तो आप उनको भी देख सकते हैं। आज की इस वीडियो के माध्यम से टोटल जो हम कवर करने वाले हैं फ्रेंड्स, तो प्लांट टिश्यू के बारे में कवर करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। तो जैसे कि आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, समान आकार के कोशिकाओं को एक समूह जब आपस में मिलकर एक समान कार्य करते हैं तो उसे हम ऊतक कहते हैं। यानी कि समान आकार की जब बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर के एक समान कार्य करती हैं तो उसको क्या कहते हैं, तो हम उसको ऊतक कहते हैं। तो आप बता सकते हैं ऊतक क्या कहता है, तो ऊतक कहलाते हैं। ऊतकों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो हिस्टोलॉजी कहलाता है। इस चीज़ को भी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो हिस्टोलॉजी कहलाता है, या स्टडी ऑफ टिश्यू कल्चर ऊतक विज्ञान कहलाता है। आप इस चीज़ को भी कोशिश कीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। कोशिकाओं का समूह एक ऊतक की सभी कोशिकाएं आकार, कार्य, उत्पत्ति में समान होती है। यानी एक कोशिकाओं का एक समूह, एक ऊतक की सभी कोशिकाएं, चाहे वह आकार में हो चाहे कार्य में हो, वह उत्पत्ति में सभी क्या होती है, तो सभी समान होती है। पौधों, जंतु की कोशिकाओं में लगभग समान होते हैं, परंतु बात करें जो कि पौधों एवं जंतु के ऊतक अलग अलग होते हैं। कोशिकाएं चाहे पौधे की हो या फिर जंतु की हो फ्रेंड्स, तो समान होती है, लेकिन ऊतकों की बात करें तो पौधे और जंतु के जो ऊतक होते हैं वो समान नहीं होते, यानी अलग अलग होते हैं। अगर बात करें वहीं प्लांट टिश्यू के बारे में, तो आप देख रहे हैं कि प्लांट टिश्यू को दो भागों में बांट करके अध्ययन किया जाता है फ्रेंड्स। पहला जो आपको देखने को मिलेगा मेरिस्मेटिक टिश्यू कहें या विभाज्योतकी टिश्यू, दूसरा जो देखने को मिलेगा है वो परमानेंट टिश्यू। हालांकि परमानेंट टिश्यू को फिर हम दो भागों में बांट करके अध्ययन करते हैं। जो पहला आपको देखने को मिलेगा तो सिंपल टिश्यू, दूसरा जो मिलेगा वो कॉम्प्लेक्स को फिर हम दो भागों में बांट करके अध्ययन करते हैं। तो आपको देखने को मिलेगा कि जाइलम, फिर दूसरा जो कि फ्लोएम। साथ ही साथ अगर सिंपल को बात करें तो पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, इन सभी को भी हम लोग वन बाय वन करके डिटेल में डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ बता दें फ्रेंड्स, जो टिश्यू है तो विभाजन की क्षमता के आधार पर इनको दो भागों में बांटा गया है। पहला विभाज्योतकी मेरिस्मेटिक टिश्यू कहें या परमानेंट टिश्यू। अब बात करते हैं पहला जो कि विभाज्योतिक ऊतक है, कि विभाज्योतक किसे कहते हैं। साथ ही साथ यहाँ से कौन किस टाइप के क्वेश्चन जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स कोशिश करिएगा छोटे छोटे पॉइंट्स, सारी चीज़ें जो आप नोट्स बनाइएगा, तो सारी चीज़ें लिखना जरूरी नहीं। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जहाँ पर हम लोग बात करके हम पॉइंट आउट करते जाएंगे, आपको बताते जाएंगे कि जो आपको नोट करना चाहिए, तो उन चीज़ों को आप कोशिश कीजिएगा कि शॉर्ट नोट बनाते चलिएगा। जिससे क्या होगा कि आपको जब एग्जाम में बैठेंगे तो कम टाइम पे ज़्यादा चीज़ें रिवाइज कर पाएंगे। और यहाँ पढ़ने का मतलब तभी है कि आप शॉर्ट नोट जरूर बनाइए। शॉर्ट नोट्स ही है जो आपको रिवीजन के टाइम पे बहुत हेल्प करने वाली है। पूरी चीज़ें बार बार नहीं पढ़ी जाती हैं या बार बार आप नहीं पढ़ सकते हैं, तो कोशिश यही कीजिएगा कि शॉर्ट नोट जरूर बनाइए। जैसे आप लिख सकते हैं कि प्लांट टिश्यू किसे कहते हैं, तो आप लिखेंगे प्लांट टिश्यू कोशिकाओं के समूह को प्लांट टिश्यू कहते, यानी बहुत सारी कोशिकाएं जब मिल करके एक समान आकार की कोशिकाएं एक समान कार्य करती है तो ऊतक कहलाती है। फिर वही बात प्लांट टिश्यू, तो प्लांट टिश्यू टू टाइप का होता है, यानी कोशिकाओं की विभाजन क्षमता के आधार पर दो टाइप का, विभाज्योतक, स्थायी ऊतक। विभाज्योतक में कौन कौन से आते हैं, तो आपको देखने को मिलेगा एपिकल, लैटरल। अगर बात करें वहीं आपको तो इंटरकैलरी यानी कि शीर्षस्थ विभाज्योतक, पार्श्व विभाज्योतक, अंतर्वेशी विभाज्योतक, उनके जो भी पॉइंट्स हैं अब उनको हम एक एक करके अध्ययन करते हैं। तो विभाज्योतकी की बात करें तो एक ऊतक ऐसी कोशिकाओं से बनी होती है जिनमें विभाजन की क्षमता होती है। तो ऊतक कोशिकाओं की गोल, अंडाकार, बहुभुजी होती है। तो यह ऊतक ऐसी कोशिकाओं से बनी होती है जिनमें बहुत सारी विभाजन की क्षमता होती है। साथ ही ये गोल, अंडाकार या बहुभुजी होते हैं। अगर बात करें इस ऊतक की कोशिकाओं के बीच खाली जगह यानी सेलुलर स्पेस नहीं होता है। कोशिकाओं में प्रचुर मात्रा में द्रव्य प्रचुर मात्रा में भरी होती है, परंतु इन कोशिकाओं में रिक्तिका वैक्यूल्स छोटी छोटी होती है। आप देखते हैं कि प्लांट्स में जो वैक्यूल्स हमने जब
यानी कि बात करें साइटोलॉजी पढ़ रहे थे तो हमने आपको कोशिकांग पढ़ाए थे, तो आपको बताया था, यदि आपने पुराने वीडियो देखे होंगे, कि जो प्लांट सेल होती हैं, प्लांट सेल की जो वैक्यूल्स पाई जाती हैं यानी रिक्तिकाएँ होती हैं, वो क्या होती हैं, वो छोटी छोटी होती हैं। वहीं जंतु में जो जंतु कोशिकाओं में जो वैक्यूल्स कहें या रिक्तिकाएँ होती हैं वो बड़ी होती हैं। तो ये चीज़ को हमने पहले आपको बताया था, यदि आपने पहले भी इन चीज़ों को देखा होगा। वहीं बात करते हैं तो स्थिति के आधार पर विभाज्य उत्तक को 3 भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं: एपिकल मेरिस्मेटिक, लैटरल मेरिस्मेटिक या इंटरकेलरी मेरिस्मेटिम, या बात करें शीर्षस्थ विभाज्य उत्तक, पार्श्व विभाज्य उत्तक और अंतर्वेशी विभाज्य उत्तक। अब इनको क्या क्या कहते हैं, कैसे इनका काम है, इन सभी को हम लोग पढ़ते हैं। तो पहला जो कि एपिकल कहें या शीर्षस्थ विभाज्य उत्तक, यह तने के अग्र भागों में पाया जाता है। यानी आप देखेंगे कि जो तना का अग्र भाग होता है वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कौन सा उत्तक, तो आप यही पूछता है तो कौन सा, तो एपिकल मेरिस्मेटिक या आप कहें शीर्षस्थ विभाज्य उत्तक जो आपको देखने को मिलेगा। इस ऊतक के विभाजन के फलस्वरूप पौधों में लंबाई, तो आपसे पूछता है पौधों में लंबाई किस ऊतक के कारण होती है, तो आप बताइएगा शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक कहें या एपिकल मेरिस्मेटिक ऊतक के कारण होती है। पौधों की लंबाई बढ़ना प्राइमरी ग्रोथ कहलाता है, तो इस चीज़ को भी आप नोट कर लीजिएगा। बात करते हैं लैटरल या पार्श्वस्थ विभाज्य ऊतक। यह ऊतक के तने के जड़ों किनारे में स्थित होते हैं, यानी कि तने और जड़ों के किनारे में जो स्थित होते हैं वो कौन सा होता है, पार्श्वस्थ विभाज्य ऊतक। इस ऊतक के फलस्वरूप पौधों की मोटाई, तो आपसे पूछता है एग्जामों में कि किस ऊतक की वजह से पौधों में जो कि मोटाई में वृद्धि होती है, तो बताइएगा पार्श्वस्थ विभाज्य ऊतक की वजह से होता है। द्वितीय ऊतक या द्वितीय वृद्धि कहलाती है, जैसे प्रथम वृद्धि हमने पढ़ा था क्या था, तो पौधों की लंबाई में वृद्धि प्रथम, द्वितीय वृद्धि मोटाई में वृद्धि। अगर बात करें पार्श्वस्थ विभाज्य ऊतक को तो कैम्बियम भी कहते हैं, तो आप हेडिंग बनाइएगा फ्रेंड्स, पार्श्वस्थ विभाज्य ऊतक, छोटा सा हेडिंग एक बॉक्स में बंद कर दीजिए। इससे महत्वपूर्ण पॉइंट्स: पौधों की मोटाई में वृद्धि, मोटाई में वृद्धि किसके कारण होता है, पार्श्वस्थ विभाज्य ऊतक के कारण है। दूसरा आप लिखिएगा ये द्वितीय वृद्धि है। सारी चीज़ें नहीं लिखी जा सकती, ना सारी चीज़ें पढ़िए। तीसरा पॉइंट बनाइएगा कि पार्श्वस्थ विभाजक कैम्बियम को कहते हैं, यानी ऊतक को कैम्बियम। ये 3 पॉइंट ऐसे लिख लीजिएगा, जब भी आप रिवीजन करेंगे 1 मिनट में सारी चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी। तो नोट्स बनाने का यही एक बेहतर तरीका होता है। वहीं बात करते हैं इंटरकैलोरी यानी तीसरा विभाज्य ऊतक, अंतर्वेशी विभाज्य ऊतक। ये शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक के ही भाग है जो वृद्धि होने के कारण अग्रभाग से हट जाता है। यह ऊतक प्रायः पत्तियों के आधार पर तनों के पूर्व, यानी जहाँ पर भी आप देखते हैं कि जहाँ से पत्तियाँ जुड़ी होती हैं, जिसे इंटरनोड कहते हैं या नोड कहते हैं, कि पास पाए जाते हैं, तो कौन से, तो अंतर्वेशी विभाज्य ऊतक। ये ऊतक शीघ्र ही स्थायी ऊतक में बदल जाते हैं। तो यही चीज़ आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि जो अंतर्वेशी या विभाज्य ऊतक है वो पौधे के किस भाग में पाया जाता है, तो आप बताइएगा कि इंटरनोड या नोड में पाया जाता है। बात करें परमानेंट टिश्यू के बारे में, तो परमानेंट टिश्यू को हम 2 भाग में बात कर अध्ययन करते हैं, जिसमें आप देखेंगे पहला ये कॉम्प्लेक्स, दूसरा सिंपल टिश्यू। यानी कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहें या कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कहें या सिंपल परमानेंट टिश्यू कहें, तो ये चीज़ आप नोट कर सकते हैं कि परमानेंट टिश्यू 2 टाइप्स के होते हैं, विभाज्य ऊतक की कोशिका लगातार विभाजित होकर स्थायी ऊतक व ऊतक बनाता है। स्थायी ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, साधारण स्थायी ऊतक, अगर बात करें तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, तो इस चीज़ को लिख लिया। अब बात करते हैं साधारण ऊतकों के बारे में। तो साधारण ऊतक में आप देखेंगे कि यह ऊतक समान आकार के कोशिका पाए जाते हैं तथा सभी कोशिका मिलकर के एक समान कार्य करती हैं। साधारण ऊतक 3 प्रकार के होते हैं, आप देखेंगे कि पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, साथ ही साथ जो तीसरा देखने को मिलेगा साधारण ऊतक, तो स्क्लेरेनकाइमा। अब इनके क्या क्या कार्य हैं, यहाँ से किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, उन सबको हम देख लेते हैं। तो जो पहला बात करें सिंपल टिश्यू है तो क्या है, तो पैरेन्काइमा है, यह मृदु ऊतक है। इसके क्या कार्य हैं, तो पैरेन्काइमा ऊतक जीवित कोशिकाओं का बना होता है। आपसे पहले यही पूछता है कि जीवित कोशिकाओं से बना होता है, तो पैरेन्काइमा बना होता है। इस ऊतक की कोशिका प्रायः गोलाकार, अंडाकार, बहुभुजी होती है। इन ऊतक की कोशिकाओं के बीच खाली स्थान इंट्रासेल्युलर स्पेस पाए जाते हैं। यह ऊतक कोमल भागों में पाए जाते हैं। तो आपसे पूछता है कि वह कौन सा ऊतक है जो पौधे के कोमल भागों में पाया जाता है, तो आप बताइएगा कि पैरेन्काइमा है। यह ऊतक जाइलम फ्लोएम के निर्माण में भाग लेते हैं। यह ऊतक प्रधान कार्य भोज्य पदार्थों को जमा करने के में मदद करता है।
जमा करने या करके रखना भी किसका काम है, तो पैरेन्काइमा का, या पैरेन्काइमा या मृत ऊतक का काम है। कुछ पैरेन्काइमा ऊतक क्लोरोप्लास्ट भी पाए जाते हैं, जिसके कारण यह पौधों में प्रकाश संश्लेषण में भी भाग भी करते हैं। तो यानी आपसे पूछ रहा है कि कुछ पैरेन्काइमा में बात कर क्लोरोफिल पाया जाता है, जैसे ये कि क्या कहते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण की भी क्रिया करते हैं। साथ ही साथ पौधे के कोमल भागों में जो पाए जाते हैं, तो मृत ऊतक या पैरेन्काइमा पाए जाते हैं। अगर बात करें जिसे पैरेन्काइमा क्लोरोप्लास्ट रहता है, उसे हरित ऊतक या क्लोरेन्काइमा कहते हैं। तो इस चीज़ को भी आप नोट कर लीजिएगा। जलीय पौधों ये पैरेन्काइमा ऊतक एरेन्काइमा की में बदल जाता है। ये जलीय वायु तक जलीय पौधा को तैरने में मदद करता है। तो इस चीज़ को भी आप लिख लीजिएगा। वहीं बात करते हैं नेक्स्ट सिंपल कॉम्प्लेक्स, यानी सिंपल बात करें तो सिंपल टिश्यू के बारे में। तो स्थूल कोणीय ऊतक जो कि आपको कोलेनकाइमा दिखाई देता है, यानी आप देख रहे होंगे कि जो कोलेनकाइमा या कहें स्थूल कोण ऊतक, वो सेकंड जो कि स्थायी ऊतक का एग्जाम्पल है, यानी टाइप्स है। यह ऊतक जीवित कोशिकाओं का बना होता है, लेकिन कोशिकाओं के बीच बीच खाली स्थान बहुत कम होते हैं। तो आपने पहले में देखा था, पहले में खाली स्थान होते हैं, कोमल भागों में पाए जाते हैं। साथ ही साथ कुछ पैरेन्काइमा में आप देखने को मिलता है क्लोरोफिल पाया जाता है, जिससे प्रकाश संश्लेषण में भी भाग लेते हैं। अगर बात करें तो कुछ जलीय पौधों के भी पाए जाते हैं, जैसे कि उनके तैरने में भी हेल्प करते हैं। तो ये ऐसे पॉइंट ही आप कोशिश कीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। अब बात करते हैं जैसे कोलेनकाइमा के बारे में। यह ऊतक कोशिका लंबी, गोल, अनियमित ढंग से कोणों पर मोटी होती है। सेल्यूलोज अधिकता के कारण इस कोशिका की भित्ति सेल वॉल मोटी होती है। यह ऊतक केवल कमजोर पौधों में ही पाए जाते हैं, प्रत्यास्था प्रदान करते हैं, तथा बड़े वृक्षों में इस ऊतक का अभाव होता है। छोटे छोटे पौधों में ही पाए जाते कौन से, तो कोलेनकाइमा। कभी कभी इस ऊतक में हरित लवक भी पाए जाते हैं, जिससे कुछ मात्रा में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन तैयार करते हैं। अगर बात करें वहीं इस क्लेरेन्काइमा के बारे में, तो इस क्लेरेन्काइमा आपको देखने को मिलेगा कि ये मृत कोशिकाओं के बने होते हैं। अब से यही पूछता है कि किस प्रकार के ऊतक में मृत कोशिकाओं के बने होते हैं, तो इस क्लेरेन्काइमा जो कि दृढ़ ऊतक के नाम से जाने जाते हैं, तो उनमें बने होते हैं। इस ऊतक की कोशिका लंबी, सक्रिय, मोटी तथा कोशिका भित्त वाले होते हैं। इस ऊतक की कोशिका के बीच कोई खाली जगह नहीं होती। इस ऊतक की कोशिका में लिग्निन नामक एक रसायन पाया जाता है, जिसे कोशिका को काफ़ी मजबूत बना देता है। तो इस ऊतक बीज तथा फलों के ऊपर मजबूत आवरण बनाते हैं। तो जो फलों के ऊपर मजबूत आवरण बनता है, किस ऊतक के कारण बनता है, आपसे ये पूछता है, तो आप बताइएगा कि इस क्लेरेन्काइमा के कारण बनता है। बात करें एग्जाम्पल के बारे में, तो जूट हो गया, सनई हो गया, पटवा हो गया, ये किसके एग्जाम्पल है, तो दृढ़ ऊतक के एग्जाम्पल है। नारियल का कठोर भाग आपको देखने को मिलेगा, यानी कि इस क्लेरेन्काइमा के कारण ही है। तो इस चीज़ को भी पूछता है एग्जाम्पल में, नोट कर लीजिएगा। यह ऊतक पौधों को यांत्रिक सहायता पहुँचाने तथा पौधों के आंतरिक भाग को सुरक्षा प्रदान करता है। तो आपसे पूछता है कि कौन सा ऊतक जो पौधों की आंतरिक सहायता प्रदान करता है, यानी सहायता पहुँचाने प्रदान करता है, तो आप बताइएगा कि इस क्लेरेन्काइमा का है या दृढ़ ऊतक। बात करते हैं जटिल या कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में। तो कॉम्प्लेक्स कहें या जटिल परमानेंट टिश्यू जो आपको देखने को मिले, दो टाइप के होते हैं, एक यानी जाइलम, साथ ही साथ दूसरा जो कि फ्लोएम। अगर बात करें तो ये विभिन्न आकार की कोशिकाओं के बने होते हैं, परंतु सभी कोशिका का इकाई के रूप में कार्य करते हैं। दो प्रकार के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। बात करें जाइलम के बारे में, तो आपको देखने को मिल रहा है कि जाइलम 4 प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है। जाइलम ऊतक पूरे पौधे में पाया जाता है। जल संवहन का कार्य जो कि आपको देखने को मिल रहा है, किसका है, तो आप देखेंगे बताएंगे कि जो जड़ों से जल को लेकर के पूरे पौधे तक पहुंचाना किसका काम है, तो जाइलम का कार्य है। हालांकि इस प्रोसेस को जो हम लोग कहते हैं, तो ये परासरण के कारण होता था। पिछले वीडियो के माध्यम से आपने पढ़ा था कि जड़ों से पौधों तक जल को पहुंचना परासरण प्रक्रिया के कारण होता है। लेकिन जो ऊतक काम करता है तो कौन सा, तो वो जाइलम काम करता है। इस चीज़ को आप एकदम कंफ्यूजन क्लियर कर लीजिएगा कि ऊतक पूछेगा तो जाइलम, अगर ये प्रोसेस पूछे तो परासरण की प्रक्रिया, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आपको एग्जामों में देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। इसके अलावा जाइलम पौधों की आंतरिक सहायता प्रदान करता है तथा अगर बात करें तथा भोजन ग्रहण संग्रह भी करता है। तो यांत्रिक सहायता, भोजन संग्रह और साथ ही साथ जल संवहन का कार्य किसका है, तो आपसे पूछेगा तो आप बताइएगा कि जाइलम का।
जाइलम जिस 4 प्रकार के कोशिकाओं से बने तो उसमें ट्राइकेट्स यानी वहिनिकाय, वहिकाय, साथ ही साथ अगर बात करें फ्रेंड्स तो आपको देखने को मिला जाइलम तंतु, जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा। 4 प्रकार की कोशिकाएं, ट्राइकेट्स, वेसल्स, जाइलम तंतु जिसे कहते हैं, जाइलम फाइबर्स, जाइलम पैरेन्काइमा। तो इन चीज़ों को नोट कर लीजिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। वहिकाओं का मुख्य काम जल तथा घुलित पदार्थों को जड़ से पत्ती तक पहुँचाना। तो जड़ से पत्ती तक जो पहुँचाते कौन कार्य पहुँचाते हैं तो ट्राइकेट्स पहुँचाते हैं। वहिकाएं तथा जाइलम तंतु पौधों को यांत्रिक सहायता, तो यांत्रिक सहायता में कौन कौन मदद करता है तो वहिकाएं मदद करती हैं। और जाइलम तंत्र और वहिकाएं जो कि पौधे को यांत्रिक सहायता प्रदान करती हैं। वहिनिकाएं जो होती हैं, ट्राइकेट्स जो होती हैं तो घुले पदार्थों को पौधों की पत्तियों तक पहुंचाते हैं। इन चीज़ों को नोट करते चलिएगा। तथा जाइलम मृदु ऊतक भोजन, यानी कि जो जाइलम मृदु ऊतक है वो क्या करता है तो भोजन का संग्रहण करता है। तो आप लिख लीजिएगा कि वहिकाएं, वहिनिकाएं का इसका कार्य क्या है तो जिसका जो कार्य है आप लिख सकते हैं कि जल द्वारा घुलित खनिज पदार्थों को या पदार्थों को जड़ से पत्ती तक पहुंचाता है वहिनिकाएं। वहिकाएं और जाइलम ये क्या करते हैं तो ये यांत्रिक सहायता प्रदान करते हैं। मृदु ऊतक क्या करता है तो मृदु ऊतक जो कि पौधों में भोजन संग्रह करता है। यही चीज़ें आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा। फ्लोएम की बारे में बात करें तो फ्लोएम जाइलम की तरह फ्लोएम भी 4 कोशिकाएं मिलकर बना होता है। चलनी नालिका, शेप ट्यूब, साथ ही बात करें कंपिनियन ट्यूब, फ्लोएम फाइबर्स और बात करें तो फ्लोएम पैरेन्काइमा। 3 चीज़ों को भी लिख लीजिएगा। अब इनके अलग अलग काम की बात करें तो फ्लोएम में फ्लोएम तंतु ही केवल मृत कोशिका की, बाकी सब क्या है तो जीवित कोशिका से बनी है। फ्लोएम ऊतक के साथ साथ पौधे के संपूर्ण भाग में पाए जाते हैं। इसका मुख्य कार्य पत्तियों द्वारा तैयार भोजन को, यानी जो फ्लोएम का मुख्य कार्य की बात करें तो पत्तियों द्वारा जो भोजन तैयार किया जाता है वो पूरे पौधे में भिजवाने का काम, ये पूरे पौधे को भिजवाने का काम किसका है तो आप बताइएगा कि फ्लोएम का है। अगर इसकी प्रोसेस को बात करें तो ये प्रोसेस विसरण के द्वारा होती है। तो ये भी क्वेश्चन आपको देखने को एग्जामों में मिलेगा। बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में, पौधों का प्रोटेक्टिव टिश्यू कौन से कहलाता है तो आपको प्रोटेक्टिव टिश्यू देखने को मिलेगा। सभी ऊतक के अंतर बाह्य त्वचा तथा कॉर्क आते हैं। बाह्य त्वचा एपिडर्मिस जो कि कहलाती है। एपिडर्मिस कोशिका पौधों के सभी भाग, जड़, तना तथा पत्ती की रक्षा करता है। यह ऊतक को जलहानि, परजीवी, कवकों के प्रवेश तथा विभिन्न प्रकार के आघातों से बचाता है। अगर बात करें मरुस्थलीय पौधों में तो एपिडर्मिस क्यूटिकल नामक जल अवरोधक रासायनिक पदार्थ बनता है जो पौधों में जल रोकता है। जड़ों के एपिडर्मिस मूल रूप में हेयर्स में पाए जाते हैं जो भूमि से जल एवं खनिज लवण को शोषित करता है। कार्क की बात करें फ्रेंड्स तो समय के साथ साथ जड़, तना पुराने होते जाते हैं, जैसे तब तने के एपिडर्मिस के स्थान पर कार्क कैम्बियम एवं सही यही कार्क आपको पार्श्व विभाजित कोशिका की विभाजन होकर के कार्क छाल का निर्माण करते हैं। तो इस चीज़ को भी आप कोशिश कीजिएगा कि नोट कर लीजिएगा। कार्क के सभी कोशिका मृत्यु होती हैं। कार्क का मुख्य काम पौधों को सुरक्षा प्रदान करना। कार्क में सुबेरिन नामक पदार्थ किस या रसायन किस में पाया जाता है तो आप बताइएगा कार्क में पाया जाता है, जिसके कारण कार्क से होकर जल एवं गैस नहीं जा सकता। कार्क का इस्तेमाल केवल बोतल कार्क बनाने में, खेल का सामान बनाने में, व्यापारिक कार्क क्यूबर्स या सुबेर नामक पौधों से प्राप्त होता है। अगर बात करें वार्षिक वलय के बारे में तो वार्षिक वलय के बारे में विभिन्न ऋतुओं में मौसम बदलने के कारण कैम्बियम पार्श्व विभाजितों की सक्रियता में परिवर्तन होता है, जिस कारण पौधों में स्पष्ट वार्षिक वलय का निर्माण होता है। तो आपसे ये पूछता है कि पौधे की आयु की गणना किससे की जाती है तो इसी वार्षिक वलयों से की जाती है। पौधे के एक वर्ष में यानी एक वलय जो कि 1 वर्ष की वृद्धि को दर्शाता है। पौधों में जितने वार्षिक वलय होंगे पौधे की आयु उतनी ही मानी जाती है। अगर बात करें ऐसा क्षेत्र जहाँ सालों भर मौसम के समान होता है वहाँ पौधों की वार्षिक वलय नहीं बनते हैं। समुद्र के आसपास उगने वाले पौधों में वार्षिक वलय नहीं होते क्योंकि समुद्र के आसपास सालों भर मौसम समान रहता है। अगर बात करें फ्रेंड्स जंतु ऊतकों के बारे में, एनिमल टिश्यू के बारे में तो जंतु जो
टिश्यू हैं 4 प्रकार के होते हैं, एपिथेलियम टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मैस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू। अब बात करते हैं एपिथेलियम्स यानी उपकला टिश्यू क्या कहलाते हैं। तो एपिथेलियम ऊतक अंगों के बाहरी भाग तथा आंतरिक भाग का निर्माण करते हैं। इस ऊतक के कोशिकाओं के बीच कोई रिक्त स्थान नहीं होता। एपिथेलियम ऊतक का मुख्य कार्य अंगों को सुरक्षा प्रदान करना होता है। यह ऊतक शरीर के विभिन्न अंगों में पदार्थ के विसरण एवं श्रवण तथा अवशोषण में सहायता करते हैं। अगर बात करें एपिथेलियम को 4 भागों में बांटा गया है। सल्की एपिथेलियम, यह ऊतक की आकृति फर्श तथा दीवार पर लगी चपटी ईंट की तरह होती है। त्वचा की बाहरी परत का निर्माण इसी ऊतक से होता है। इसके अलावा यह ऊतक रक्त वाहिनियों तथा अंगों को भीतरी स्तर का निर्माण करती है। स्तंभाकार एपिथेलियम की बात करें यानी कॉलमन एपिथेलियम, कलोमार यानी कि आप स्तंभाकार एपिथेलियम की अगर बात करें तो आपको देखने को मिलेगा कि ये इस ऊतक की कोशिका लंबी होते हैं। कोशिका में मुक्त सिरे पर माइक्रोविलाई होते हैं। यह ऊतक ऐसे अंगों के आंतरिक भागों का निर्माण करते हैं जहां अवशोषण या श्रावण का काम होता है, जैसे आंत, अमाशय, पित्ताशय, उनका निर्माण करते हैं। घनाकार एपिथेलियम, इस ऊतक का कोशिकाकार घन के आकार का होता है। यह ऊतक के द्वारा शरीर में ग्रंथि का निर्माण होता है। प्रमुख ग्रंथि श्वेत ग्रंथि, जिन्हें हम कहते हैं स्वेटरीफॉर्मिस ग्लैंड। अगर बात करें तो अगर स्वेटरीफॉर्म ग्लैंड्स की बात करें तो यह ग्रंथि स्तनधारी त्वचा के ऊपरी एपिडर्मिस में पाए जाते हैं। इनके द्वारा पसीने का स्राव होता है। लक्राइमल ग्लैंड, यह ग्रंथि आंखों में पाई जाती है जिससे आंसू का स्राव होता है। आंसू में लाइसोसोम नामक विशेष एंजाइम पाई जाती है। तो आपसे पूछता है कि लाइसोसोम नामक हम बात करें जो एंजाइम पाए जाते हैं तो किस में पाए जाते हैं, तो आप बताइएगा कि आंसू में पाए जाते हैं, जिसके प्रभाव से आंखों में आए हानिकारक सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। अब वही बात करते हैं सेरुमिनस ग्रंथि। सेरुमिनस ग्रंथि, तो यह स्तनधारी वर्ग के जीव में कान में पाए जाते हैं। इस ग्रंथि में मोम के आकार समान पदार्थ स्रावित होता है। सीबियम ग्रंथि की बात करें तो सीबम ग्रंथि की अगर बात करें तो यह ग्रंथि त्वचा के डर्मिस भीतरी परत में पाई जाती है। यह ग्रंथि एक प्रकार की तैलीय ग्रंथि स्रावित करती है जिससे सीबम कहते हैं, जो त्वचा एवं बालों को चिकना तथा जलरोधी बनाए रखता है। अगर बात करें वहीं पश्चाभी उपकला की, तो इस ऊतक की कोशिका लंबी होती है तथा इसमें सीलिया पाए जाते हैं। यह ट्रैकिया के भीतर सतह से अंडवाहिनी यानी गर्भाशय में पाए जाते हैं। यह ऊतक अंगों द्वारा स्रावित पदार्थ को सीलिया के द्वारा गति प्रदान करता है तथा पदार्थों को एक दिशा में जाने में मदद करता है। बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, तो कनेक्टिव टिश्यू संयोजी ऊतक कहलाते हैं। संयोजी ऊतक विभिन्न अंगों तथा ऊतकों को जोड़ने का काम करते हैं। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि 2 अंगों को जोड़ने का काम कौन करते हैं, तो संयोजी ऊतक करते हैं। संयोजी ऊतक में कोशिकाओं की संख्या कम होती है तथा कोशिकाओं के बीच रिक्त स्थान ज़्यादा होता है। संयोजी ऊतक बीच बीच खाली जगह एक जगह के दूसरे भरने के लिए मैट्रिक्स कहते हैं, यानी जो खाली स्पेस होता है उसमें भरने वाले जो पदार्थ होता है वो पाया जाता है तो उसमें क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहलाता है। विभिन्न संयोजी ऊतक मैट्रिक्स ठोस, जेली के समान, सघन, कठोर तथा सरल हो जाते हैं। संयोजी ऊतक के प्रमुख प्रकार अवकाशीय ऊतक, एरोलर टिश्यू। यह ऊतक रक्त वाहिनियों, ब्लड वेसल्स तथा नर्व सेल्स के चारों तरफ घेरा बनाता है। तो कौन सा है, तो एरोलो यानी अवकाशीय ऊतक जो होता है वो क्या होता है, ब्लड वेसल तथा नर्व सेल्स के चारों तरफ घेरा बनाता है। एरिलो ऊतक त्वचा एवं मांसपेशी तथा 2 मांसपेशी को आपस में जोड़ता है। मास्ट कोशिका, यह एरिलो ऊतक में पाई जाने वाली कोशिका है। यह कोशिका रुधिर वाहिनियों के चारों तरफ पाई जाती है। इस कोशिका द्वारा हिस्टामिन, प्रोटीन, हिपैटिन, कार्बोहाइड्रेट, सीरोटोनिन ये प्रोटीन स्रावित होता है। अगर बात करें वहीं कुछ और प्रमुख पॉइंट्स के बारे में, तो आप देखेंगे कि हिस्टामिन रुधिर वाहिनियों को फैलाता है। हिपैरिन शरीर में अंदर रक्त को जमने नहीं देता है। सीरोटिन रुधिर वाहिनियों के सिकुड़न को लाता है, रुधिर वाहिनी में सिकुड़न लाता है। एरिलो ऊतक श्वेत तंतु कोशिका यानी व्हाइट फाइबर्स द्वारा कोलेजन स्रावित, प्रोटीन, पीला तंतु कोशिका येलो फाइबर सेल तथा इलास्टिन प्रोटीन स्रावित करता है। बात करते हैं वहीं वसा संयोजी ऊतक, तो एडिपोज टिश्यू कौन कौन से होता है, तो आपसे पूछता है कि
यह ऊतक वसा कोशिका फैट सेल्स से बनी होती है। इन कोशिकाओं में वसा छोटी छोटी बूंद के रूप में भरी रहती है। वता आपसे पूछता है, ऊतक वसा को संचित करके रखता है, शरीर में ताप को बनाए रखने में जो मदद करता है। शरीर की वसा कोशिकाओं में अधिकता मोटापा का सामना करना पड़ता है। अगर वहीं बात करें कंट्रा टेंडम के बारे में, तो आपसे कई बार पूछता है। तो संयोजी ऊतक मांसपेशी और अस्थि से मिलकर बनता है। मांसपेशी और अस्थि से मिलकर क्या बनता है? तो टेंडम बनता है। यानी कि एक मांसपेशी को दूसरे मांसपेशी से कौन जोड़ता है? तो आप बताइएगा, टेंडम जोड़ता है। वहीं अगर बात करें लिगामेंट के बारे में, तो लिगामेंट हड्डी से, जो कि हड्डी को जोड़ता है, तो कौन जोड़ता है? तो आप बताइएगा कि लिगामेंट जोड़ता है। बात करें लिगामेंट के, तो ये मजबूत एवं लचीले होते हैं। अगर बात करते हैं उपास्थि के बारे, कार्टिलेज के बारे में, तो यह कॉर्डियोब्लास्ट कोशिका के बने होते हैं तथा इन कोशिकाओं के बीच रिक्त स्थान पर कॉन्ड्रिन प्रोटीन पाया जाता है। तो आपसे पूछता है उपास्थि में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो कॉन्ड्रिन प्रोटीन पाई जाती है। उपास्थि कोशिका की जोड़ को चिकना बनाता है। ये चिकना ऊतक बाह्य कर्ड, कान, श्वास नलिका, ट्रेकिया, स्टर्नम जैसे अंगों में पाए जाते हैं। तो आपसे यही पूछता है कि उपास्थि कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो आप बताइएगा, बाह्य कर्ड, नाक, श्वास नली या ट्रेकिया या स्टर्नम में पाए जाते हैं। बोन की बात करें तो काफ़ी मजबूत संयोजी ऊतक है, क्योंकि इस ऊतक के मैट्रिक्स को कैल्शियम तथा फास्फोरस लवण से बना होता है। अस्थि मैट्रिक्स में ओसिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। यानी कि आपसे पूछ रहा है कि बोन्स में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो आप बताइएगा कि ओसिन प्रोटीन पाई जाती है। आई होप कि इनको आप नोट करेंगे। लंबी तथा मोटी अस्थि के बीच एक गुहा होता है जिसे मज्जा कहता है, यानी मैरो कैविटी कहते हैं। मज्जा गुहा में एडिपोज टिश्यू यानी वसा ऊतक द्वारा भरा रहता है। उस मज्जा गुहा को अस्थि मज्जा या बोन मैरो कहते हैं। बोन मैरो में ही चूंकि आपको देखने को मिलता है कि बोन्स का यानी कि ब्लड्स का निर्माण होता है। अस्थि मज्जा दो तरह के होते हैं। शीर्ष भाग में लाल अस्थि मज्जा तथा बीच वाले भाग में पीला अस्थि मज्जा पाई जाती है। लाल अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण यानी ब्लड्स का निर्माण होता है। पीली अस्थि मज्जा में डब्ल्यूबीसी यानी वाइट ब्लड सेल्स कार्पेल्स का निर्माण होता है। स्तनधारी वर्ग के जीवों की अस्थि में अनेक प्रकार के नली समान रचनाएं होती हैं, जिसे हैवर्सियन नलिका कहते हैं। हैवर्सियन नलिका की उपस्थित स्तनधारी वर्ग के लिए विशेष लक्षण है। ब्लड्स की बात करें तो ब्लड एक सरल संयोजी ऊतक है। मैट्रिक्स ठोस न होने के कारण तरल रूप में रहते हैं। तरल रक्त के तरल भाग को मैट्रिक्स या प्लाजा कहते हैं तथा प्लाजा रक्त कोशिका में तैरती रहती है। रक्त का 50% भाग आपको देखने को मिलेगा प्लाज्मा, 45% भाग ब्लड सेल से बना होता है। प्लाज्मा का जो 90% भाग आपको देखने को मिले जल से, 7% जो कि प्रोटीन से तथा कार्बनिक पदार्थ से बना होता है। रक्त 3 प्रकार के होते हैं, आप लिख लीजिएगा इनको, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। बात करते हैं लसिका के बारे में, तो लसिका या लिम्फ कहें तो लसिका रक्त के समान ही तरल संयोजी ऊतक है। लसिका में केवल श्वेत रक्त कणिका या डब्ल्यूबीसी पाई जाती है। इसमें लाल रक्त प्लेटलेट्स का अभाव होता है। लसिका की कोशिका एंटीबॉडी बनाते हैं जो जीवाणु तथा अन्य जीवों की बात करें संक्रमण को रोकता है। लसिका कम मात्रा में पोषक पदार्थों को परिवहन करता है, तो इस चीज़ को भी लिख लीजिएगा। बात करते हैं पेशी के बारे में, मस्कुलर टिश्यू या पेशी के बारे में। यह ऊतक की लंबी होती है तथा इन कोशिकाओं में एक प्रकार का तरल पदार्थ भरे रहते हैं। इस तरह जो तरल पदार्थ को सार्कोप्लाज्म कहते हैं। यह ऊतक का मुख्य काम जीवों को प्रजनन में मदद करना है। पेशी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें आपको देखने को मिलेगा अरेखित या नैच्छिक पेशी, रेखित पेशी और हृदय पेशी। तो बात करते हैं अनैच्छिक पेशी। अनस्ट्रिप्टेड जो मसल्स आपके बात करें तो इस पेशी में होने वाला संकुचन एवं प्रसार तंतु की इच्छा के अधीन नहीं होता। यही कारण है कि इस पेशी को अनैच्छिक पेशी कहते हैं। यह पेशी मुख्य रूप से नेत्र के आइरिस में, वृषण में, मूत्रवाहिनी में तथा मूत्राशय में, रक्तवाहिनी में पाई जाती है। रेखित पेशी या ऐच्छिक पेशी की बात करें तो यह पेशी जीव के कंकाल हड्डी में होती है तथा इसमें अनेक प्रकार के संकुचन तथा जीवों की इच्छा के अनुरूप होता है। इस पेशी की अगर बात करें फ्रेंड्स तो बाहु, पैर, गर्दन में पाई जाती है। इस पेशी का कुल भार शरीर का लगभग 50% होता है। हृदय पेशी की अगर बात करें तो हृदय पेशी कार्डियक मसल्स कहलाते हैं।
हृदय का निर्माण करने वाली पेशी कार्डियक पेशी होती है। हृदय पेशी की रचना रेखित पेशी की समान होती है। यह पेशी का स्वभाव अनैच्छिक होती है। जीवन भर इसमें प्रसार तथा संकुचन होता रहता है। अगर बात करें फ्रेंड्स वहीं नर्व टिश्यू के बारे में, तंत्रिका ऊतक के बारे में, तो जीवों के मस्तिष्क, मेरुरज, स्पाइनल कॉर्ड तथा सभी नर्व्स इसी ऊतक के बने होते हैं। तंत्रिका ऊतक की कोशिका को न्यूरॉन कहते हैं। न्यूरॉन कोशिका की तंत्रिका ऊतक की इकाई भी कहते हैं। तो आपसे पूछता है कि तंत्रिका नर्व्स की इकाई क्या कहलाती है, तो न्यूरॉन का कोशिका कहलाती है। यह ऊतक को संवेदना शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में भेजने का कार्य करती है। इन ऊतक की इस कोशिका में विभाजन की क्षमता नहीं होती है। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको फ्रेंड्स समझ में आई होंगी। साथ ही साथ जो मेन था कि हम इससे संबंधित जितना भी हिस्टोलॉजी से संबंधित रिवीजन है, 102 बार इस वीडियो को देख लीजिएगा तो आपका एक बेहतरीन रिवीजन हो जाएगा। आप इसको एक रिवीजन के तौर पर देखिएगा ताकि आपको एक बेहतरीन रिवीजन हो। सारी चीज़ें एग्जाम में आने वाली चीज़ें हैं, तो 102 बार इसका रिवाइज कर लीजिएगा। जहाँ जहाँ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उनको कोशिश कीजिए नोट कर लीजिएगा। जैसे लिगामेंट किसे कहते हैं, बोन साथ ही साथ टेंडन किसे कहते हैं, बोन किस प्रकार का है, क्या है, तो आप बताइए कि कार्टिलेज है। तो ऐसे पॉइंट्स जो बोन में कौन सी वो प्रोटीन पाई जाती है, तो हमने बताया था ओसीन प्रोटीन पाई जाती है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आप नोट्स कर लीजिएगा। साथ ही साथ कोशिश कीजिए कि वीडियो को 102 बार देख लीजिएगा, जिससे कि यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आप सभी पकड़ पाइएगा। तो आई होप कि ये सीरीज आपको पसंद आई हो। यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। थैंक यू ऑल।